आदरणीय भाइयों, सादर जय भीम। सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को सशक्त प्रणाम करती हूँ। वाम से डीएसपी और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के नीति व सिद्धांतों को अपने पूरे आस्था और विश्वास के साथ पालन करती हूँ। आज मैं आप सबके बीच मैं इंदु बंजारे, विधायक पामगढ़, बहुजन समाज पार्टी, फेसबुक लाइव के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए महिलाओं के हक अधिकार, नैतिक मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व के विषय में आप लोगों के समक्ष अपने बात रखने के लिए आप लोगों से जुड़ रही हूँ। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने अपने पूरा जीवन संघर्ष करके अपने बीवी बच्चों को खोकर बहुजन समाज पार्टी पूरे भारतवर्ष को एक समानता का अधिकार दिया और उन्हें सारे हक अधिकार दिए, और आज हम उन्हीं के संघर्षों और बलिदानों को भूल रहे हैं, उनके दिए हुए हक अधिकार को भूल रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं, जो सम्मान हैं, उसे नहीं भूलना है और उनके बनाए गए संविधान की हम सबको मिलकर रक्षा करनी है। सम्मानीय भाइयों, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से आइए हम सब मिलजुल कर हमारे बहुजन संस्थापक माननीय कांशीराम साहब जी के और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पे काम करें और बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। आइए भाइयों, अब सब हम मिलकर आज की जो मुख्य विषय है महिलाओं को संवैधानिक अधिकार, उसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जिससे आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। सम्मानीय भाइयों, जो हिंदू संहिताकरण कानून के पूर्व महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं थी, लेकिन 1937 में पारित कानून के अनुसार स्त्रियों को अपने स्त्री धन का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन अन्य विभागों में असमानताएं विद्यमान थीं। हिंदू कानून संहिताबद्ध करने के लिए तीसरे तथा चौथे दशकों में बहुत से लोगों ने प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप सन 1941 में सरकार ने वीएन राव के सदस्य कमेटी का गठन किया। एक वर्ष बाद समिति के एक प्रारूप प्रस्तुत किया। विधि मंत्री के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस मसौदे का आवश्यक परिवर्तन किए और सन 1946 में उसे प्रवर समिति को सौंपा गया, जिसमें 4 महीने बाद मामूली सी फेरबदल के बाद विधेयक वापस किया गया। सन 1949 में तथा सन 1950 में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। शासक दल में परंपरावादियों का बहुमत था। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी विधेयक पारित करना चाहते थे। एक अवसर पर इसको लेकर त्यागपत्र देने की धमकी दी गई थी, पर दल में एकता रखने की गरज पर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब को विधेयक 3 हिस्सों में बांटने के लिए तथा ब्याह और तलाक से संबंधित हिस्सों में सभा में लाने की सलाह दी। उसमें भी गंभीर रुकावटें उत्पन्न हुई और नेहरू जी चुप थे, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया। सन 1950 में प्रकाशित अपने एक लेख में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि विधेयक का प्रारूप स्मृतियाँ के आदेशानुकूल है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक प्रगति में कानूनी अड़चनें को दूर करना है, और जब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री
राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद स्वीकृति नहीं देंगे, तो उन्होंने नेहरू जी ने एक पत्र में उन्हें बताया था कि विधेयक बहुमतों के राय में बहुत साधारण है। यह हिंदू कोड बिल हिंदू कानून संहिता का संहिताकरण है तथा इसमें क्रांति जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत से रिवाजों को भी निर्देश के रूप में मान्यता दी गई थी। आइए बहनों, हम संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानें, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार ही है जिसमें आज हम महिलाओं के मान सम्मान छिपा हुआ है, जिसमें हम महिलाओं को मान सम्मान आज प्राप्त हो रही है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार व अवसर की समता प्राप्त हुआ, जिसमें महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने का सक्षम हुए। इस अनुच्छेद के माध्यम से हमारी महिलाओं, जो पुरुष, पहले हमारे भारत देश को पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, जहां महिलाओं को हमेशा निगलेक्ट किया जाता था, नहीं किसी तरह का कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब ये देखा और उन्होंने अपने अनुच्छेद 14 में महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार दिया, जिसके बदौलत आज हमारी महिलाएं पुरुषों से पूरा बराबर करने में सक्षम हुए हैं। और आज आप देख सकते हैं कि अगर भारत में प्रथम राष्ट्रपति बनी तो वो भी एक महिला थी, और प्रथम चांद को छूने वाली भी एक महिला थी। तो इस अनुच्छेद का यही है। अनुच्छेद 15 के आधार पर लिंग के आधार पर कोई महिलाओं से भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार लिंग के आधार पर अर्थात महिला और पुरुष के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जितना मान सम्मान हमारे बेटों का है, उतना ही मान सम्मान हमारी बेटियों को होगा, ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने अनुच्छेद 15 में लिखा था, जिसके बदौलत आज हमारी बेटियां भी हर, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख ले, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी बेटियां पुरुषों के बराबर में ही हैं। अनुच्छेद 23-24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हुआ, जिसमें महिलाओं के ऊपर होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठाया जा सके। हमारी महिलाओं के ऊपर बहुत से अन्याय अत्याचार होते हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या पारिवारिक हो। आए दिन उनके ऊपर किसी न प्रकार से अन्याय अत्याचार होता था और आज भी कहीं कहीं होता है। तो इसी को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने अनुच्छेद 23 और 24 में महिलाओं को कानून दिया कि वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त न करें और वो अपनी आवाज़ उठाकर उनसे छुटकारा पा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 38 के घ के तहत पुरुषों व स्त्रियों के समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान किया है। इस अनुच्छेद के अनुसार जितना काम पुरुष वर्ग करते हैं उतना ही काम हमारी बेटियां, हमारे महिला भी करती हैं। तो इसलिए उनके साथ भेदभाव ना हो, इसलिए उनको भी उनके काम के अनुसार समान वेतन मिले। इस अनुच्छेद के अनुसार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए लिखा था। अनुच्छेद 38 के तहत पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य इत्यादि व्यवस्था का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 38 में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा का भी व्यवधान दिया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी होते हैं, जैसे कि हम लोग विधायक हैं, मुझे भी स्वास्थ्य के लिए भत्ता के रूप में दिया जाता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे हुए अनुच्छेद 38 ड के तहत मिलता है। बहने, अनुच्छेद 42 के तहत प्रसूति सहायता प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाया गया, जो महिला कर्मचारियों के हितों के लिए था। इस अनुच्छेद के अनुसार जो हमारी कामकाजी महिलाएं होती है उन्हें प्रसव के टाइम में काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, तो उन्हें 6 महीने छुट्टी का प्रावधान दिया गया था, जिसमें वो अपने 6 मंथ तक अपने घर पे रहकर अपने बच्चों का ख्याल रख सके और उसके बाद वो पुनः अपने जॉब पे जा सके और अपने काम पे फोकस कर सके। और इसी के आधार पर हमारी महिलाएं
अपना घर का भी काम अच्छे से संभाल पाती हैं और अपनी जॉब भी अच्छे से संभाल पाती हैं और पढ़ाई लिखाई करके अनेक ऊंचे ऊंचे पद पे जा रही हैं। हिंदू संहिता कोड बिल के प्रमुख अंग हैं और यह हिंदू पर लागू है, क्योंकि ये प्रत्येक हिंदू पर लागू है, चाहे वो देश के किसी भी कोने पर निवासरत क्यों न हो, ये नियम प्रत्येक हिंदुओं पर लागू है। इस नियम के अनुसार इसमें सांस्कृतिक तथा वैधानिक विवाहों में भेद रखा गया है और प्रथम प्रकार के विवाह पर कुछ आवश्यक प्रतिबंध लगाए गए हैं। वैधानिक विवाहों को संविदात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है। सामान्य तथा अमाननीय विवाह व उनके कारणों को स्पष्ट किया जाएगा। दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना तथा कानूनी विच्छेद अर्थात तलाक की व्यवस्था दी गई है। अगर किसी भी दाम्पत्य व्यक्ति को किसी तरह का कोई कारणवश कोई परेशानी, कोई दिक्कतें होती है या उनको एडजस्ट करने में काफ़ी सारी दिक्कत अगर आ जाती है तो उनको तलाक की सुविधाएं अनुच्छेद में इसमें हिंदू कोड बिल में दिया गया है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि दत्तक अपनी माँ अर्थात दत्तकग्राही की पत्नी को उसके संपत्ति संबंधी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था है कि ग्रहण के रद्द होने की स्थिति में पूर्व परिवार में उसके अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। संयुक्त जायदाद संबंधी व्यवस्थाओं में पुरातात्मक उत्तरदायित्व और मूल ऋण की अदायगी संबंधी जवाबदारी को समाप्त कर दिया गया है। हिंदू कोड बिल में स्त्रियों पुरुषों को बराबर कानून का समानता मिल गई है। स्त्री किसी भी जाति का अपने जीवन साथी चुन सकते हैं और उसमें संपूर्ण स्वामित्व अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात वो उसके पति या पिता के संपत्ति में उनका बराबर का अधिकार होता है, चाहे तो वो उसमें अपना हिस्सा ले सकती हैं। नए संसद में विभाजित विधेयकों का संचालन तत्कालीन विधि मंत्री एस.पी. पटास्कर ने किया। हिंदू संहिता ने 137 स्मृतियों तथा प्रिवी काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त रीति रिवाजों के स्थान पर नया कानून दिया। कोड की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बार कहा था कि यदि हिंदू व्यवस्था संस्कृति और समाज का संरक्षण करना चाहिए, उन्होंने सुधार करने में किसी को इधर उधर नहीं करना चाहिए। आगे यह भी कहा था कि हिंदू समाज के जो भाग जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, विधेयक में उसे सुधार के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, इसको सबके विधेयक को स्वीकृत करना चाहिए, ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ये सोचते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ अछूतों के ही हितैषी थे, अछूतों को ही उन्हीं के लिए वो काम करते थे। मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी एक व्यक्ति या एक विशेष समाज के लिए नहीं थे, बल्कि वो पूरे भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने अपने हर संघर्ष में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समाज को एक सूत्र में बांध कर रखा था। जिस तरह से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि एक झाड़ू जब एक सूत्र से बंधी रहती है तब तक वो कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू अगर उस सूत्र से टूटकर बिखर जाती है तो स्वयं कचरा के समान हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रत्येक व्यक्ति को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की और प्रत्येक व्यक्ति के हक अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे, ताकि वो किसी के सामने हाथ फैलाए नहीं और किसी के सामने झुके नहीं। इसलिए मानव शोषण के विरुद्ध थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मानव शोषण के विरुद्ध थे। जहाँ भी वो जिस रूप में भी जाते हमेशा हर लोगों के हितैषी और उनके हर संघर्ष में उनका साथ देते थे, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर हो, काम कारगर हो, खेती करने वाले मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे हमारे बहनें हों, हर
इंसान हर काम काज करने वाले लोगों के लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष किया और संगठन बनाया। स्वतंत्र मजदूर दल का गठन उन्होंने ही इसी उद्देश्य से किया था। स्वतंत्रता संगठन का उन्होंने गठन इसलिए किया क्योंकि बम्बई में एक विशाल किसान प्रदर्शन उन्होंने 1938 में संबोधित करते हुए कहा था कि एक संगठन बनाने और धारा सभाओं के लिए आते प्रतिनिधि चुनने के लिए उनका आह्वान उन्होंने किया था उस बैठक में। और संभवतः डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले विधायक थे जिन्होंने खोती प्रथा को समाप्त किया था। और सन 1938 में बम्बई में विधानसभा में एक विधेयक पेश किया था। बम्बई राज्य में कोकर क्षेत्र में प्रचलित जमींदारी प्रथा को खोती कहा जाता था। अर्थात जो खोती है वो जमींदारी प्रथा थी, जिसके कारण लोगों को काफ़ी सारी कठिन समस्याओं से जूझना पड़ता था। उसी को खत्म करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अथक प्रयास किए थे और अपने कदम भी उठाए थे। खोती प्रथा का उन्मूलन विधेयक पेश करके वे चुप नहीं बैठे, बल्कि कई स्थानों पे सभाएं आयोजित भी उन्होंने किया था इस प्रथा को खत्म करने के लिए। बम्बई में एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बहुत से क्षेत्र से चल के लोग आए थे, जैसे कि कोलाबा, रत्नगिरी, सतारा, नासिक के किसानों ने भी भाग लिया था। और सम्मेलन को तत्कालीन मुख्यमंत्री पीजी खैर को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें निम्नलिखित मांगे थी। इस सम्मेलन के बाद उन्होंने किसानों के लिए और उस प्रथा को खोती प्रथा को खत्म करने के लिए अपने अथक प्रयास किए थे। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया था, जिसमें विषय ये था कि खेतीहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए और किसानों की बाकी लगान उसी प्रकार रद्द किया जाए जिस प्रकार जमींदारों की राजस्व लगान माफ किया जाता था। शीघ्र कानून द्वारा मुआवजा देकर बिना दिए खोती प्रथाएं समाप्त किए जाएं और अपव्यय होने के कारण अन्य प्रकार की जमींदार प्रथा समाप्त किया जाए। जो छोटे किसान की सिंचाई दर वो 50% उनकी कटौती की जाए। इसी संदर्भ में वतनदारी प्रथा का जिक्र करना संगत नहीं होगा। उत्तरीय राज्य की तरह यह प्रचलन की बात है कि वतनदार को देकर अधिकांशतः महार होते थे। उन्हीं दौरे पे आए छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी तथा गांव के पटेले की 24 घंटे सेवा रहना होता था और उसके बदले में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा उन्हें मिलता था या गांव वाले उसे रोटी के टुकड़े में भीख के रूप में उन्हें दिया जाता था। अर्थात उस टाइम में हमारे मजदूर जो किसान होते थे वो लोगों की दिन रात सेवा करते थे, लेकिन उनके बदले में या तो छोटी मोटी जमीन या उन्हें भीख के रूप में रोटी के दिया जाता था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1928 में बम्बई में पुश्तैनी पद अधिनियम संशोधन विधेयक पेश करके मांग की थी कि वतन भूमि को लगान पर वतनदार को बंदोबस्त किया जाए और सेवा के लिए उचित वेतन दिया जाए। मतलब उनका जो काम होता था उनको वेतन दिया जाए और काम के प्रकार वेतन घंटे की निश्चित किया जाए। उनका काम का भी एक समय निश्चित किया जाए ताकि उन्हें हर काम अच्छे से कर सकें एवं गांव वालों को रोटी के बदले में नगद वेतन दिया जाए और उन्हें जो भीख में रोटी दिए जाते थे उसे खत्म करके उन्हें पैसे दिए जाए। और उन्होंने पूरे बम्बई राज्य में जगह जगह जाकर सभा सम्मेलन किए। वतनदारी 1958 में समाप्त कर दी। उन्होंने जगह जगह जाके सभाएं की और 1998 में जो वेतनदारी प्रथा थी उसे समाप्त किया था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन काल में ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भंग कर दिया था। उनका सोचना था कि उसके चलते अनुसूचित जाति और अन्य
शोषित जातियां के बीच दरार पड़ रही हैं। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का विधान बना लिया था, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु के कारण उसे गठित नहीं कर पाए और रिपब्लिकन पार्टी के उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनकी परंपरा को कायम रखते हुए सन 1969 में 1965 में बड़े भूमि सत्याग्रह आयोजित किए और कम्युनिस्ट तथा अन्य वामपंथियों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त हुआ। लिखित सूचना के अनुसार दोनों सत्याग्रहों में करीब 1 लाख लोग जेल भी गए थे। मतलब इस रिपब्लिकन पार्टी को गठित करने में कम्युनिस्ट और वामपंथियों का समर्थन दिया गया था और इस दोनों सत्याग्रहों में करीब 1 लाख लोग जेल भी गए थे। पर खेद की बात यह है कि यह विशाल सत्याग्रह ही था। सन 1938 और 1939 में राज्यों का डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा चलाया गया काश्तकार आंदोलन किसान सभा के स्थान पर इतिहास दर्ज हो चुका है। आज भी उनके नाम आज मजदूर किसानों के लिए इतिहास में उनका नाम दर्ज है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश की समानता और भाईचारा को स्थापित करने के लिए हमेशा अग्रदूत बने रहे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इस देश को समानता और भाईचारा के सूत्र में बांधने के लिए एक दूत के समान थे, जिन्होंने हमेशा अपने पूरा जीवन में संघर्ष करके हमें समाज को संगठित करके उनका शोषण को मुक्त करा के उनके हक अधिकार को प्राप्त कराए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ सभी बहुजनों के बारे में, देश में निवासरत सभी लोगों के बारे में ही सोचा और अब मृत्यु तक उनका संघर्ष जारी था। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जवान पत्नी, अपने 4 बच्चों को भी इस आंदोलन में भारत के संविधान को बनाते बनाते और लोगों की रक्षा करते करते उन सबको कुर्बान कर दिया था। लेकिन आज हम लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, इतने हमारे शिक्षित भाई बने होने के बावजूद भी हम उनके उपकारों को भूल जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस आप लोगों को यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उपकारों को, उनके संघर्षों को, उनके बलिदानों को नहीं भूलना है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित जो संविधान है, जिससे हमारा भारत देश चलता है, जिससे हमारे कानून चलते हैं, जिससे हमारे बच्चों को आरक्षण मिलता है, जिससे हमारे बच्चों को नौकरी व्यवसाय मिलता है, इस संविधान की रक्षा करनी है। आप लोग जानते ही हैं कि इस संविधान को खत्म करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अगर संविधान खत्म होता है तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हम लोग का मान सम्मान खत्म हो जाएगा, हम लोग का हक अधिकार खत्म हो जाएगा, हमारी बहन बेटियों की हक अधिकार खत्म हो जाएगी, उनकी इज्जत से खेलने वाले आ जाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पहले जब हमारी बहन बेटियों की शादी होती थी तो शादी करके लाने वाले के यहाँ हमारी बहन बेटियाँ पहले नहीं जाती थी। वो बड़े बड़े आप लोग समझदार हैं, उन लोगों के यहाँ पहले जाते थे, वो लोग एक रात उनके यहाँ रुकते थे, उसके बाद हमारी बहन बेटियाँ हमारे घर आती थी। ये हमारी बहुत शर्म की बात है कि ऐसी घटना हम लोगों के साथ पूर्व में होती थी। और अगर हम लोग इस संविधान को नहीं बचा पाएंगे तो वही घटना फिर से पुनर्स्थापित हो जाएगी। हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन उनके इज्जत पे खिलवाड़ होगा, उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचेगी, उनके हक अधिकार लूट जाएंगे। तो इसलिए हम सबको मिलजुल कर संविधान को बचाना है और संविधान की रक्षा करनी है। और संविधान ही है ऐसा हथियार हमारे पास जिसके बदौलत आज हम सब मिलकर वोट के माध्यम से अपने खुद प्रतिनिधि चुन रहे हैं, जो हमारे हक अधिकार को समझते हैं, हमारे हक अधिकार को समझे, हमारे हक अधिकार को जाने और हमारे हक की लड़ाई लड़कर हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की, हमारे बच्चों को विकास कर सके। ऐसा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार संविधान से ही हमें प्राप्त हुआ है। तो अगर ये संविधान खत्म हो जाएगी तो हमारे सब हक अधिकार भी खत्म हो जाएंगे और हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कायम हो जाएगा और फिर से हमारे गले में कमर में झाड़ू और गले में मटकी बन जाएंगे। तो इससे अगर हमें बचना है तो हमें संविधान को बचाना पड़ेगा। मैं हमारे बहन बेटियों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम सब
जो आज मान सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हमारे बहन बेटियां जो नौकरी व्यवसाय कर रही हैं, वो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान और ज्योतिबा फुले साहब और माता सावित्रीबाई फुले उनके जो जिन्होंने शिक्षा का जोत जलाकर पूरे भारत देश में प्रथम स्कूल खोला था और बेटियों को पढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया था, जिनके संघर्षों से आज हम लोग शिक्षित हो पा रहे हैं। खास करके हमारी बेटियां शिक्षित हो पा रही हैं। हमारी बेटियों को मैं बताना चाहती हूँ, हमारी बहनों को मैं बताना चाहती हूँ, हमारी जो महिलाएं हैं जो नौकरी पेशा में हैं, जो कुछ शिक्षित हैं जो लोग, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जो शिक्षा आज हम लोगों को प्राप्त है वो बहुत कठिन संघर्षों और बलिदानों के कारण प्राप्त हुआ है। मेरी बहनों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वही गुर्राता है, और ये शिक्षा का दूध हमें बहुत ही कठिन संघर्षों के कारण प्राप्त हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो महिलाओं को आज शिक्षा प्राप्त है वो माता सावित्रीबाई फुले जी के अथन प्रयास और संघर्षों के कारण है। बहनों, आज अगर हमें यह कहा जाए कि अगर हमें अपने घर परिवार को छोड़ने के बाद कहा जाए और समाज सेवा करने के बाद कहा जाए तो हम लोग हिचकिचा जाएंगे, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ऐसी महान नायिका है जिन्होंने अपने घर परिवार के साथ साथ अपने पूरे जीवन निसंतान रही और उन्होंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि मैं अपने समाज को शिक्षित करूंगी, अपनी बहन बेटियों को शिक्षित करूंगी। उन्होंने हमारी बहन बेटियों को शिक्षित करने के लिए पूरा जीवन निसंतान रही और हर दिन संघर्ष करके हमारी बहन बेटियों को पढ़ाने का काम किया है। मैं अपनी बहनों को बताना चाहूँगी कि जब हमारी माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने के लिए जब उन्होंने प्रथम स्कूल बेटियों के लिए खोला और पढ़ाने के लिए जब वो स्कूल जाती थी तो उन्हें लोग गोबर से, कीचड़ से, पत्थर से मारा करते थे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कि बेटियों को मैं पढ़ा कर रहूंगी, बेटियों को मैं शिक्षित करके रहूंगी, ऐसा सोच बनाकर उन्होंने बेटियों को पढ़ाया। और जब वो उनके लाख प्रताड़ना करने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। वो हर दिन कपड़े पहन कर जाती थी और जब वो कपड़े गंदा हो जाते तो अपने बैग में एक दूसरा कपड़ा भी रख के जाती थी और स्कूल में जाकर गंदे कपड़े निकाल कर अच्छे कपड़े पहनकर फिर बेटियों को पढ़ाती थी। तो मैं बहनों, जब उस टाइम में हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी ने इतने कठिन संघर्ष करके हमें शिक्षित कर दिया, तो आज हमारे बहन बेटी काफ़ी शिक्षित हो गई हैं, काफ़ी नौकरी पेशा वाली हो गई हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो शिक्षा आज हम लोग को प्राप्त है उनका सही उपयोग करें। बेटियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि अगर मैं एक अकेला शिक्षित होकर भारत देश में समता समानता का प्रभुत्व स्थापित कर सकता हूँ, तो मैं इस समाज में अगर लाखों पढ़े लिखे बेटी बेटे शिक्षित कर दूं तो वो लोग इस प्रदेश में अपना सत्ता और अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था। तो बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हक अधिकार आप लोगों को आज प्राप्त है उनका हमेशा सम्मान करें और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के उपकारों, उनके संघर्षों और उनके उद्देश्यों को नहीं भूलें। माता सावित्रीबाई फुले जी के उनके संघर्षों और उनके बलिदानों को नहीं भूलें और हमारे बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा से जुड़कर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों के मार्गदर्शन में जो पार्टी बनी हुई है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मार्गदर्शन पे चलती है, आप उनमें जुड़कर बहुजन समाज पार्टी की गतिविधि को आगे बढ़ाएं और बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के हाथ को मजबूत करें और इस देश में अपना सत्ता स्थापित करें। हमारे किसान भाइयों और मतदाता भाइयों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उस इंसान, आपका अगर बेटा, आपकी बेटी अगर चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुँचती है या पहुँचता है, तो आपका बेटा अगर मंत्री बनता है तो आपकी सेवा, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। आपकी बेटी अगर मंत्री बनती है तो आपके मान सम्मान की रक्षा करेगी। इसलिए अपने बहन बेटियों को आप लोग जिताएं। अपने छत्तीसगढ़ में निवासरत अपने बेटों को, अपनी बेटियों को वोट देकर उन्हें सत्ता में स्थापित करें ताकि वो आपके हक अधिकार को सुरक्षित कर सके, आप लोगों के विकास के लिए कार्य कर सकें। हमारी बेटियों के लिए मैं एक पंक्ति के माध्यम से बोलना चाहूँगी
दुनिया पे दुनिया पर एहसान है नारी, दुनिया पर एहसान है नारी, हर घर की जान है नारी, माँ बेटी बहन बनकर शान है नारी, इसे कमजोर मत समझो, इसे कमजोर मत समझो, हर रिश्तों की मर्यादा और सम्मान है नारी। हमारी बेटियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने आप में आत्मसम्मान और आत्मरक्षा को मजबूत कर लें तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान की इतनी ताकत नहीं कि हम लोगों के ऊपर शोषण कर सकें। अगर हम अपने आप को जितना कमज़ोर बनाएंगे उतने ही हम लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, और जितना अगर हम अन्याय अत्याचार को सहेंगे उतना ही हम लोग के ऊपर अन्याय अत्याचार बरकरार रहेगा। अगर इसे हमें जड़ से खत्म करना है तो शोषण के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। हमें अगर कोई हमारे साथ अन्याय अत्याचार करता है तो उन्हें मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सोच दिमाग में होती है, और अगर इंसान का सोच ही गंदा हो तो किसी भी महिला का मान सम्मान के ऊपर वो उंगली उठा सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मान सम्मान को बचाने के लिए खुद एकजुट होकर महिला संगठन नारी शक्ति को आगे बढ़ाएं और आगे आकर अपनी इज्जत को खुद संभालें और खुद ही अपने हक अधिकार को प्राप्त करें। क्योंकि हमारी बेटियों, अगर भारत देश में पहली कोई प्रधानमंत्री बनी थी तो वो भी एक महिला थी। अगर भारत देश में पहली कोई राष्ट्रपति बनी थी वो भी एक महिला थी। यहाँ तक कि चांद वो भी छूने वाली कोई थी तो वो भी एक महिला थी। इसलिए बेटियां कभी अपने आप को कमजोर न समझें। जब जब हमारी बेटियों को मौका मिला है उन्होंने अपने देश में अपने झंडे गाड़े हैं और हमेशा आने वाले समय में अपने झंडे गाड़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी बेटियों को, सभी भाइयों को मेरा सादर जय भीम, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम।